नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारी YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन पर आधारित ये सीरीज़ चल रही है, जिसमें मैंने आपको 1 से 20 तक पिछली वीडियो में क्वेश्चन करवा दिया था। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 50 तक का MCQs करवाने वाला हूँ। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ऑप्शन ए फोकस पर, ऑप्शन बी वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन सी और एफ के बीच, ऑप्शन डी सी के परे। तो दोस्तों, इसमें हमें कह रहा है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। तो दोस्तों, आपको पता है कि जब अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर आकार का होता है जब वस्तु की स्थिति होती है। ऑप्शन ए अनंत पर, ऑप्शन बी सी के परे, ऑप्शन सी पर, ऑप्शन डी सी और एफ के बीच। तो दोस्तों, जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है तो उसका आकार जो होता है प्रतिबिंब के आकार के बराबर ही होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, अवतल दर्पण वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनाता है जब वस्तु रखी होती है। ऑप्शन ए फोकस पर, ऑप्शन बी सी पर, ऑप्शन सी से परे, ऑप्शन डी ध्रुव पी और फोकस एफ के बीच। तो दोस्तों, जैसा कि आपने क्लास में देखा था कि जब कोई वस्तु सी और एफ के बीच रखी होती तो उसका सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ऑप्शन ए सी पर, ऑप्शन बी सी और एफ के बीच, ऑप्शन सी अनंत पर, ऑप्शन डी दर्पण के पीछे। तो दोस्तों, जब कोई वस्तु फोकस पर रखी जाती तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अनंत पर। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। ऑप्शन ए वास्तविक, उल्टा और छोटा, ऑप्शन बी आभासी, सीधा और बड़ा, ऑप्शन सी आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा, ऑप्शन डी वास्तविक, सीधा और छोटा। तो दोस्तों, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है वो हमेशा सीधा बनता है, आभासी बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। अतः हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। क्वेश्चन नंबर 26, उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को कहीं भी रखने पर प्रतिबिंब हमेशा किन दो बिंदुओं के बीच बनता है? ऑप्शन ए पी और एफ के बीच, ऑप्शन बी एफ और सी के बीच, ऑप्शन सी पर, ऑप्शन डी अनंत पर। तो दोस्तों, उत्तल दर्पण के सामने आप कहीं भी वस्तु रखेंगे उसका प्रतिबिंब हमेशा पी और एफ के बीच ही बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, वह कौन सा दर्पण है जो वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? ऑप्शन ए केवल समतल दर्पण, ऑप्शन बी केवल अवतल दर्पण, ऑप्शन सी केवल उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी उत्तल और समतल दोनों। तो दोस्तों, केवल अवतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है जो किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। अतः हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, केवल अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 28, यदि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण अवतल दर्पण से टकराती है तो परावर्तन के बाद वह कहाँ से गुजरेगी? ऑप्शन ए वक्रता केंद्र से, ऑप्शन बी मुख्य फोकस से, ऑप्शन सी ध्रुव से, ऑप्शन डी वापस उसी रास्ते पर लौट आएगी। तो दोस्तों, जब कोई वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो वो टकराने के बाद फोकस से गुजरती है। अतः हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मुख्य फोकस से। क्वेश्चन नंबर 29, यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद ऑप्शन ए वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ऑप्शन बी वह फोकस से गुजरेगी, ऑप्शन सी वह अपने ही पथ पर वापस लौट जाएगी, ऑप्शन डी वह ध्रुव से गुजरेगी। दोस्तों, जब कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर के गुजरती है तो वह टकरा कर पुनः अपने ही पथ पर वापस लौट आती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, वह अपने ही पथ पर वापस लौट जाएगी। क्वेश्चन नंबर 30, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है वह कहलाता है? ऑप्शन ए आभासी प्रतिबिंब,
ऑप्शन बी वास्तविक प्रतिबिंब, ऑप्शन सी सीधा प्रतिबिंब, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब को ही केवल पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, अतः हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब। क्वेश्चन नंबर 31, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता वह कहलाता है। ऑप्शन ए आभासी प्रतिबिंब, ऑप्शन बी वास्तविक प्रतिबिंब, ऑप्शन सी उल्टा प्रतिबिंब, ऑप्शन डी आवर्धित प्रतिबिंब। तो दोस्तों आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है, अतः हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब। क्वेश्चन नंबर 32, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी कोई भी दर्पण। तो दोस्तों दाढ़ी बनाने के लिए हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण के द्वारा छठी स्थित जब कोई वस्तु P और F के बीच रखी जाती तो उसका सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है, अतः अवतल दर्पण का उपयोग हम दाढ़ी बनाने के लिए करते हैं। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 33, दंत चिकित्सक मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी बेलनाकार दर्पण। तो दोस्तों इसका भी आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, अतः हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, वाहनों में साइड मिरर या रियर व्यू मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी समतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वाहनों में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण के द्वारा पीछे की अधिक से अधिक एरिया कवर हो जाती है और प्रतिबिंब सीधा बनता है, तो अतः इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 35, वाहनों की हेडलाइट और टार्च में परावर्तक के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों वाहनों की हेडलाइट और सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, अतः हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 36, गोले दर्पण के लिए सही दर्पण सूत्र है। ऑप्शन ए 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ऑप्शन बी 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ऑप्शन सी v प्लस u बराबर f, ऑप्शन डी 1/f प्लस 1/u बराबर 1/v। तो दोस्तों गोली दर्पण का सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, अतः हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, गोली दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का सूत्र है m बराबर v/u, m बराबर माइनस v/u, m बराबर माइनस u/v और ऑप्शन डी m बराबर h/h डैश। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, m बराबर माइनस v/u। क्वेश्चन नंबर 38, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर मापी गई दूरियां कैसी होती हैं। ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, ऑप्शन डी हमेशा शून्य। तो दोस्तों नई चिन्ह परिपाटी के अनुसार ध्रुव से बाईं तरफ की जो भी दूरियां होती हैं उसे हम ऋणात्मक चिन्ह के साथ मापते हैं, अतः हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, वस्तु की दूरी का मान हमेशा कैसा लिया जाता है। ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी दर्पण पर निर्भर करता है, ऑप्शन डी प्रतिबिंब पर निर्भर करता है। तो दोस्तों कोई भी वस्तु हमेशा दर्पण के ध्रुव के बाईं तरफ रखी जाती है और चिन्ह परिपाटी के हिसाब से हमें पता है कि बाईं तरफ की दूरियां ऋणात्मक होती हैं, अतः वस्तु की दूरी हमेशा ऋण चिन्ह के साथ ली जाती है, अतः हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा होती है। दोस्तों उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा ध्रुव के दाईं तरफ होती है, अतः ऑप्शन में हमें दे रखा है ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी शून्य, ऑप्शन डी अनंत। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा जो आंसर है वो बन जाएगा धनात्मक, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा होती है। तो दोस्तों अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है,
तो हमें ऑप्शन में दे रखा है पहला ऑप्शन धनात्मक, दूसरा ऑप्शन ऋणात्मक और ऑप्शन तीसरा जो वो शून्य, ऑप्शन चौथा है अनंत। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 42, यदि आवर्धन का मान धनात्मक है तो इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब ऑप्शन ए वास्तविक और उल्टा है, आभासी और सीधा है, ऑप्शन सी वास्तविक और सीधा है, ऑप्शन डी आभासी और उल्टा है। तो दोस्तों जब किसी भी प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक होता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो प्रतिबिंब आभासी बनेगा। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बनता है, अतः हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आभासी और सीधा। क्वेश्चन नंबर 43, यदि आवर्धन का मान ऋणात्मक है तो इसका क्या अर्थ होगा? ऑप्शन ए वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन बी आभासी और सीधा, ऑप्शन सी वास्तविक और सीधा, ऑप्शन डी आभासी और उल्टा। तो दोस्तों अगर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो इससे ये हमें पता चलता है कि वो जो वस्तु है वो वास्तविक प्रतिबिंब बना रही है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, अतः इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा है। क्वेश्चन नंबर 44, यदि आवर्धन का परिमाण m 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब वस्तु से ऑप्शन ए छोटा है, ऑप्शन बी बड़ा है, ऑप्शन सी बराबर आकार का है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगर किसी भी प्रतिबिंब का आवर्धन 1 से बड़ा होता है तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिबिंब होता है वो बड़ा बनता है, अतः हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 45, यदि किसी दर्पण के लिए आवर्धन m बराबर +1 है तो वह दर्पण कौन सा है? दोस्तों जब इसमें आवर्धन +1 में दे रखा है तो सबसे पहली बात तो प्लस ये बताता है कि प्रतिबिंब आभासी बनेगा, और m बराबर 1 है तो इसका मतलब जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो ऑप्शन में हमें दे रखा कि अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों केवल समतल दर्पण ही है जो आभासी प्रतिबिंब बनाता है और जितनी बड़ी वस्तु रहती है उतने ही साइज का प्रतिबिंब भी बनता है, अतः ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, यदि किसी दर्पण के लिए आवर्धन m बराबर -1 है तो यह किस स्थिति को दर्शाता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, ऑप्शन बी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, ऑप्शन डी अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब। दोस्तों यहाँ पर देखिए हमें क्वेश्चन में दे रखा है m बराबर -1, माइनस ये दर्शाता है कि प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, और बराबर 1 ये दर्शाता है कि जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर केवल एक ही दर्पण होता है जो वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है और वो है अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर जब कोई वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब जो होता है वस्तु के साइज का ही बनता है, अतः हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किस बड़े दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी परवलयाकार दर्पण। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 48, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए यह हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ऑप्शन बी यह छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ऑप्शन सी इसका दृष्टि क्षेत्र फील्ड ऑफ व्यू बहुत अधिक होता है, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी कारण। तो दोस्तों इसमें से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी कारण। उत्तल दर्पण ही साइड मिरर के रूप में इसलिए किया जाता है क्योंकि उसका प्रतिबिंब जो बनता है सीधा बनता है और छोटा बनता है, और पीछे की ज़्यादा से ज़्यादा एरिया हम कवर कर सकते हैं, अतः हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, यदि एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण से टकराकर 60 अंश के कोण पर परावर्तित होती है तो आपतित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण क्या होगा? दोस्तों यहाँ पे जो प्रकाश की किरण है वो 60 अंश के वो दर्पण से टकरा रही है तो 60 अंश का कोण बना रही है, और हमें पूछ रहा है सतह और आपतित किरण के बीच का कोण बताना है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, 90 में से क्या करेंगे 60 अंश घटा देंगे
तो आंसर हमें मिल जाएगा। तो 90 में से 60 घटाने पर 30 अंश आएगा, अतः हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 30 अंश। क्वेश्चन नंबर 50, एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी होगी। ऑप्शन ए -20/3 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी +20/3 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी -10 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी -30 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।